जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेलुलाइटिस, और दूसरा हमारा टॉपिक है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो जो सेलुलाइटिस है, ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं विद हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग ऑफ एनी एरिया। ये बेसिकली स्किन की स्वेलिंग होती है, इन्फेक्टिव और नॉन सपोरेटिव, यानी इसमें पस नहीं बनती। और पेशेंट जिस एरिया पे होगी मोस्टली लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी या पेशेंट का हाथ होगा या टांग होगी या फुट होगा, तो उसकी स्वेलिंग होगी और उसका पेन होगा। और ये है कि पेशेंट आपके पास आ गया, डॉक्टर साहब ये देखें मेरी टांग सूजी हुई है, या डॉक्टर साहब देखें मेरा बाजू सूज गया है या हाथ सूज गया है। तो जिन लोगों को हम आईवी लाइंस लगाते हैं ना, इनमें भी सेलुलाइटिस के चांसेस होते हैं। तो स्किन स्वेलो कर जाती है, इन्फेक्टिव हो जाती है। तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया जी रेडनेस, पेन या इवन फीवर के साथ। तो अब ये है कि ये बहुत आसानी से इसका डायग्नोसिस बन जाता है। तो हमने वही, जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम सिस्टेमिकली स्टार्ट करेंगे भी ये कब से है। अब जो जो सेलुलाइटिस होगा ना, ये यूजुअली 1 डे 2 डे 3 डेज इसी तरह हिस्ट्री होगी। तो इसमें ना एक और हमारे पास डिफरेंशियल होता है कि जब भी पेशेंट रेडनेस ऑफ द स्किन के साथ आएगा, तो हम इसमें ये सोचेंगे कि कोई इसको इंसेक्ट बाइट तो नहीं हुई। तो अगर इंसेक्ट बाइट हुई है तो उसके अंदर फिर व्हील्स एंड फ्लेयर्स बनते हैं, इचिंग होती है और स्टिंग मार्क नजर आएगा। फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन बाइट हो गया, उसमें भी ये सेलुलाइटिस डेवलप हो सकता है। या पेशेंट हमारे पास आया, उसको ये भिड़नी होती वैस या डेंगू जिसको बोलते हैं, या हनी बी हो गई, इसके स्टिंग के बाद भी स्वेलिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है इंसेक्ट बाइट में और फिर सेलुलाइटिस में, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम फिर अगर इंसेक्ट बाइट होगी तो उसको हम एंटी हिस्टामिन भी ऐड करते हैं। तो ये हमने डिफरेंशियल में रखा इंसेक्ट बाइट। इसी तरह कंटेक्ट डर्माटाइटिस, कोई भी एलर्जन इन कंटेक्ट विद द स्किन आया और स्किन उस जगह की इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो ये जो इंसेक्ट बाइट है और कंटेक्ट डर्माटाइटिस है, इसके अंदर बस एक चीज होती है कि इसमें इचिंग हो रही होती है, जबकि सेलुलाइटिस में जस्ट पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इसका एक डिफरेंशियल होता है डीवीटी। स्पेशली जो पेशेंट बेड रिडन होंगे और लेग्स के अंदर डीप वीनस थ्रम्बोसिस हो जाए, तो उससे भी लेग स्वेलिंग हो जाएगी, लिम्ब स्वेलिंग हो जाएगी, कोई भी अगर डीप वीनस थ्रम्बोसिस बना है। तो बहरहाल उसके अंदर फिर ये होता है कि रेडनेस नहीं होती, क्योंकि डीवीटी में ना जस्ट एडीमा बनता है। क्यों बनेगा? क्योंकि जो आपकी वेन्स हैं वो पेरिफेरी से ब्लड लेके जाती हैं हार्ट तक। अब डीप वेन्स ब्लॉक हो चुकी हैं, जब वो ब्लॉक होंगी तो वहां से तो अब ब्लड जाएगा नहीं, वो थ्रम्बोज हो चुकी है, तो सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू ब्लड जा रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ फिर फ्लूइड इंटरस्टिशियम के अंदर आ जाएगा, तो लेग स्वेलो कर जाएगी। तो बहरहाल डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हम उन पेशेंट में सोचेंगे जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, जिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है और पेशेंट बेड रिडन है। तो उन पेशेंट के अंदर हमने इसी तरह प्रेगनेंसी है, टांग सूज गई है, तो उसमें भी हम सोचते हैं, फिर उसमें हम डुप्लेक्स या डुपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसके ऊपर पता चल जाता है। तो बहरहाल पेशेंट जब भी कोई लिम्ब स्वेलिंग के साथ आएगा तो हमने क्या क्या सोचना है? सेलुलाइटिस, हमने सोचना है कंटैक्ट डर्माटाइटिस, हमने सोचना है इंसेक्ट बाइट, और हमने सोचना है डीवीटी। तो डीवीटी में हम तब सोचेंगे जब एज सच रेडनेस नहीं होगी, पेन होगा और स्वेलिंग होगी, और लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होगी पेशेंट की बेड रिडन की। तो उसमें हमने डीवीटी सोचा। अगर इंसेक्ट बाइट है तो उसके मार्क्स नजर आ जाएंगे। अगर कंटेक्ट डर्माटाइटिस है तो हो सकता है प्रीवियस सच एपिसोड भी हो, कि जब भी पेशेंट कोई खास किस्म के कपड़े पहनता है उसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, या कोई भी एलर्जन के साथ कांटेक्ट हुआ है, इवन डस्ट से हो सकता है, इवन जो डेंडर है उससे हो सकता है। तो कांटेक्ट विद द स्किन आया और उसके बाद पेशेंट को इचिंग स्टार्ट हो गई। फूड एलर्जन से हो सकता है, पेशेंट ने खाना खाया उसको व्हील्स एंड फ्लेयर्स बन गए, टांग सूज गई, मुंह सूज गया। तो ये पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कोई ना कोई कांटेक्ट डर्माटाइटिस होगा, तो उसके अंदर इस तरह की पिक्चर होगी।
और सेलुलाइटिस क्या होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट को 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगे। तो जब हम इनकी पल्स देखेंगे ना, तो पल्स विल बी टैकीकार्डिया। अब पल्स टैकीकार्डिया इस वजह से होता है, दो चीजें हैं। एक तो अगर फीवर होगा पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें टैकीकार्डिया होता है। दूसरा, अगर पेशेंट को पेन होता है ना, तो पेन में भी टैकीकार्डिया होता है। तो जब इन पेशेंट की पल्स देखेंगे तो वो टैकीकार्डिया होगा। फिर हम इनका ब्लड प्रेशर देखेंगे। ब्लड प्रेशर हम इस वजह से देखते हैं कि देखें, एक पेशेंट को अगर लॉन्ग स्टैंडिंग सेलुलाइटिस है, हमने प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, तो ये इन्फेक्शन का सोर्स है, और ये पूरी बॉडी के अंदर अगर इसको इन्फेक्शन फैलेगा तो पेशेंट इज प्रोन टू सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक में प्रेशर पेशेंट का कम हो जाता है, 90-60 से कम हो जाता है। तो हमने ये भी माइंड में रखना है। तो हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखा, फिर हमने इनका ऑक्सीजरी टेम्परेचर देखा। तो ऑक्सीजरी टेम्परेचर कैन बी एलिवेटेड इन केस ऑफ सेलोलाइटिस। फिर हमने इनका रेस्पिरेटरी रेट देखा, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा तो वो वही सेप्टिक शॉक के अंदर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होता है। फिर हमने इनकी आईज देखी, टू सी द पेलर, टू सी द जॉन्डिस। वो लोग जो जिनको एनीमिया होता है, उन पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन जल्दी हील नहीं होता। तो ये देखा, नोज देखा, ओरल कैविटी देखी। तो पेशेंट से ओरल इनटेक का पूछा, तो अगर कोई पेशेंट शॉक में जा रहा है तो उसका पुअर ओरल इनटेक होता है। फिर हमने इनकी चेस्ट ऑस्कल्टेट की, ये पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। फिर हमने उसके लिम्ब की तरफ आए, तो जहां पे स्वेलिंग होगी तो उसके अंदर वही 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगी। यानी रेडनेस होगी, उसका अगर हम टेम्परेचर कंपेरेबल स्किन से करेंगे तो एलिवेटेड होगा, टेंडर होगा, और एडिमा होगा। तो रेडनेस, टेम्परेचर एलिवेटेड, टेंडरनेस एंड एडिमा, दीज आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इट मीन्स कि इस पार्टिकुलर पेशेंट के अंदर सेलुलाइटिस है। अब एक चीज और जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि इन पेशेंट को कोई नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस तो नहीं है। तो वो भी इसी तरह स्किन की स्वेलिंग होती है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि डीप टिश्यू का इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट को फ्लूइड फिल्ड, आपको गैस गैंग्रीन मिल सकती है। यानी पैचेस जो होंगे यहाँ पे रेड होंगे ना सेलुलाइटिस में, उसमें ब्लैक होंगे। तो अगर कोई नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हो रहा है तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगी, उसमें फिर हम डिब्राइडमेंट करते हैं। तो बहरहाल हमने पेशेंट का सेलुलाइटिस और डिफरेंशियल में नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस भी रखना है। तो अब वो इंस्पेक्शन के ऊपर ही हम देख रहे होते हैं। इंस्पेक्शन के ऊपर अगर सारी स्किन रेड है तो मोस्ट लाइकली सेलुलाइटिस, अगर वो ब्लैकिश हुई पड़ी है, नेक्रोज हुई पड़ी है, तो ये मोस्ट लाइकली नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हो सकता है। एंड दे बोथ आर प्रोन टू सेप्टिक शॉक। तो ये बहरहाल हमने देख लिया। अब सेलुलाइटिस को कैसे ट्रीट करेंगे, किस पेशेंट को हमने घर भेज देना है और किस पेशेंट को हमने एडमिट करके ट्रीट करना है। तो उसमें सिंपल ये है कि अगर एक पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है और उसकी लिम्ब की स्वेलिंग है, तो हमने एडमिट कर देना है। अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, एंड डायबिटीज आर प्रोन टू इन्फेक्शन, और उसको सेलुलाइटिस डेवलप हुआ हुआ है, उसमें भी हमने एडमिट कर लेना है। तो ये दो चीजें होंगी जिसमें हमने पेशेंट को एडमिट कर लेना है। अगर पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, डायबिटिक नहीं है, पेशेंट वैसे ही उसको सेलुलाइटिस डेवलप हो गया है, से फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्केबीज थी, वो स्क्रैच करता रहा, अब इन्फेक्शन हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, तो फिर इन पेशेंट्स को हमने घर पे ही हमने छुट्टी दे के ओरल मेडिकेशन पे भेजना है। अब जिन पेशेंट को हम एडमिट करेंगे, जैसे डायबिटिक पेशेंट है या पेशेंट फेब्राइल है, तो हम इनको इंजेक्टेबल्स पे रखेंगे, ताकि क्योंकि फीवर आने का मतलब ये है कि यहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स पूरी बॉडी में जा रहा है। तो फिर हम इन पेशेंट को वही सीबीसी करवाएंगे। तो सीबीसी के अंदर इन पेशेंट के का टीएलसी काउंट रेज होगा। नॉर्मली 4 to 11,000 है, तो 14,000, 15,000, 18,000, 20,000। और उसमें न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होंगे। तो न्यूट्रोफिल्स नॉर्मली 40 to 70% होते हैं, 70% से ज्यादा होंगे। तो 75, 78, 80% इस तरह न्यूट्रोफिल्स आएंगे। तो साथ हम इनके ब्लड कल्चर भेज देंगे, और जो जहाँ पे सेलुलाइटिस डेवलप हुआ है उसका एक स्वैब लेके उसका कल्चर भेज देंगे। तो ये हमने, और पेशेंट की आरबीएस करवा लेंगे। अगर ऑलरेडी डायबिटिक है तो हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, अगर डायबिटिक नहीं है तो फिर हम इन पेशेंट की डायबिटीज रूल आउट करते हैं। तो पेशेंट को हमने किया एडमिट। अब एडमिट करने के बाद ना, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेप्टिक आर्थराइटिस करवाते हैं। एक आपके पास होते हैं यही ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, स्टेप फॉरियस है, ये करवाते हैं। और दूसरे ग्राम नेगेटिव,
जैसे क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल है, वैसे क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल ना वो करवाता है मोस्टली गैस गैंग्रीन या नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। पर ये भी हमने माइंड में रखना है। तो हम इन पेशेंट को दो तरह की एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं इंजेक्टेबल में, तो उसमें ना डिफरेंट कम्बिनेशन है। आइडियल तो ये है कि कल्चर जब आएगा ना उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। बहरहाल हम ग्राम पॉजिटिव का भी कवर करेंगे, ग्राम नेगेटिव का भी कवर करेंगे। तो उसमें जो स्मार्ट अप्रोच होती है वो हम यूं करते हैं कि पेशेंट को इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम आईवी बीडी, और उसके साथ हम इन पेशेंट को मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देते हैं, मुफेस्ट के नाम से आती है, 400 mg आईवीओडी। ये भी कम्बिनेशन ठीक है। या आप टू सम सी बैक में से कोई एक चूज कर लें। ये सीफोपैराजोन है, 4th जनरेशन फेलोस्पोरिन है विद सल्बेक्टम। तो ये आपने इन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करनी है। जो सी बैक या टू सम है, ये 1 ग्राम आईवी बीडी देना है, और उसके साथ वही मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। जो मॉक्सीफ्लोक्सासिन है ना वो मोस्टली कवर करता है आपके ग्राम नेगेटिव्स को। वैसे स्टेप और स्टेप्टो का एक अगेंस्ट भी अच्छा कवर है। तो हम दो तरह की एंटीबायोटिक इस वजह से स्टार्ट करें ताकि ये वर्स ना हो जाए, स्पेशली डायबिटिक्स में आपने इंजेक्टेबल पे जाना होता है और एडमिट करना होता है। और या फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है टेंजो वाला साल्ट, ये जो है टेंजोबैक्टम और पिपीरासिलीन। ये भी इफेक्टिव कवर है, 4.5 ग्राम आईवी टीडीएस विद आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो इनमें से कोई एक आप रिजीम उठा लें। सेफ्ट्रेक्सोन और मॉक्सी वाली सबसे फेवरेट है, आसान है। तो ये 1 ग्राम आईवी बीडी सेफ्ट्रेक्सोन दे दें विद मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। और अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है और घर जाना चाह रहा है तो फिर ओरल दे दें। ओरल में आप यही मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मुफेस्ट के नाम से आती है, 400 mg ओडी। ये ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करेगी, ग्राम नेगेटिव को भी कवर करेगी, और उसके साथ फिर हम लिंजोलेट दे देते हैं, इकासेल के नाम से आती है, वो 600 mg बीडी। तो जो लिंजोलेट है ये मरसा का अच्छा कवर है, एमआरएस है। तो ये जितने आपके पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है ना वो इनसे कवर हो जाते हैं। और उसके साथ क्योंकि पेशेंट को पेन है, तो पेन फ्री करने के लिए आप इनको टोराडॉल दे दें। इंजेक्टेबल में देना है तो 30 mg बीडी। ये वो है जिसको हम एडमिट कर रहे हैं। अगर घर भेजना है तो वोरन दे दें, या फीवर है तो पैनाडॉल दे दें। पैनाडॉल देनी है तो 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम। और उसके साथ हम इनको कंप्रेशन सॉक्स देते हैं और लिम्ब एलिवेशन करवाते हैं। अब एक ना मेडिसन है सीरोपेप्टाइडेज, डेनदन डीएस के नाम से आती है। वैसे ये ना जापान में बनी थी और 2012 के अंदर अब्सोल्यूट हो चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ अब तक भी रिवाज है और स्टडीज ये बताती हैं कि ये ना सॉफ्ट टिश्यू जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करती है। जैसे किसी का नाक सूज गया, सॉफ्ट टिश्यू होता है बेसिकली स्किन और मसल, जब इनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको रिड्यूस करवाती है। तो वैसे अगर आप पेनाडॉल देते हो ना वो जस्ट फीवर ठीक करेगी, डेनदन डीएस देंगे तो वो एडिमा भी सेटल करेगी। तो बहरहाल ये वैसे फ्लूट हो चुकी है दुनिया से, पाकिस्तान में अभी भी चल रही है। तो मेडिसिन क्या हुई, अगर एडमिट कर रहे हैं तो इंजेक्टेबल में सेफ्ट्रेक्सोन विद मॉक्सी, या टेंजो विद मॉक्सी, या आप सी बैक विद मॉक्सी, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन, या सेफ्ट्रेक्सोन विद नेस्केल, ये भी ठीक है। आइडियल तो वही होगा ना कि कल्चर आएगा तो कल्चर के ऊपर पता चलेगा भाई ऑर्गेनिज्म कौन सा है और वो ऑर्गेनिज्म कौन सी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके साथ आप इन पेशेंट को टोराडॉल देंगे या प्रोवैस देंगे, दो एंटीबायोटिक, एक टोराडॉल या प्रोवैस। और उसके साथ लिम्ब एलिवेशन और कंप्रेशन सॉक्स। लिम्ब एलिवेशन करवाते हैं ताकि एडीमा सेटल हो जाए, ये जो आपका स्टेसाइज कर रहा है फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम, ये बेहतर हो जाए। तो लिम्ब एलिवेशन कराएंगे, कंप्रेशन सॉक्स एडवाइस करेंगे। एटलीस्ट जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनको हमने 3 दिन एडमिट करना है। 3 दिन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक चलेंगी, और विद आप इन पेशेंट को जो आरबीएस है वो कंट्रोल करेंगे विद ह्यूमिलिन आर। ह्यूमिलिन आर अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल। उसका तरीकाकार बहुत आसान है कि हर 6 घंटे बाद आपने पेशेंट की शुगर चेक करनी है। जितनी शुगर आती है, से फॉर एग्जाम्पल 280 आ गई, आपने 5 बजे शाम को चेक की, 280 उसको डिवाइड कर दें 20 पे और माइनस कर दें 5। तो 280 डिवाइडेड बाई 20, ये आ जाएगा जवाब आपके पास 14, -5 करेंगे तो 9। तो आपने 14 यूनिट, 9 यूनिट्स अभी 5 बजे लगा देने। फिर इसके 6 घंटे बाद चेक कर लें, सुबह के शाम के 5 बजे जाके, तो शाम के रात के 11 बजे, फिर सुबह 5 बजे। तो उसमें यही हमने रूल अप्लाई करना है, स्लाइडिंग स्केल। स्ट्रिक्ट आरबीएस कंट्रोल करेंगे तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जल्दी इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। तो बहरहाल रिकमेंडेशन यही होती है कि डायबिटिक पेशेंट जब भी किसी इन्फेक्शन के साथ आते हैं,
हम उनको एडमिट करते हैं, और एडमिट करके हम उन पेशेंट को स्टार्ट करवा रहे होते हैं ह्यूमिलिन आर अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल। और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक 3 दिन के बाद पेशेंट ना इंप्रूविंग स्टेज में आ जाएगा। अगर आप सीबीसी करवाते हो 48 आवर के बाद, तो वो जो टीएलसी काउंट पहले 18,000 पे था से फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो 12,000 पे आ जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगा। इसका मतलब इन्फेक्शन सेटल हो रहा है। और दूसरा मेजर होता है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। तो वो भी हम करवा रहे होते हैं उसको। अगर वो रिड्यूसिंग ट्रेंड में है, इसका मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन सेटल हो रही है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद पेशेंट को आप भले डिस्चार्ज कर दें, तो उसमें वही मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो पहले आपने इंजेक्टेबल में दी थी, अब आप ओरल में दे दें। 400 mg पर ओरल ओडी, टोटल ये 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है। और उसके साथ आप जो पहले सेफ्ट्रेक्सोन दे रहे थे, उसकी जगह पे आप नेज़केल भले दे दें। इकासेल या नेज़केल, ये लिंजोलेड है, 600 mg पर ओरल बीडी। तो ये टोटल 7 डेज की थेरापी होती है। और कंप्रेशन सॉक और लिम्ब एलिवेशन एज इट रखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट को स्केबीज है और उससे सेलुलाइटिस डेवलप हो रहा है, तो उसकी स्केबीज भी हमने ट्रीट करनी है। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ सेलुलाइटिस। कैसे डायग्नोज करेंगे? स्किन इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस के साथ पेशेंट आएगा। डिफरेंशियल में क्या रखेंगे? डीवीटी। डीवीटी आप सोचेंगे जब पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग, उसकी हिस्ट्री होगी कि वो बैठा रहता है, सोया रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रोक हुआ हुआ है, आरटीए हुआ हुआ है, या ओसीपी पेशेंट ले रही है, उसको डीवीटी हो सकता है। कन्फर्म कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। दूसरा, पेशेंट हमारे पास अगर प्रेजेंट करता है विद इंसेक्ट बाइट, तो इंसेक्ट बाइट में भी यही होगी, लेकिन उसमें इंसेक्ट बाइट के मार्क्स नजर आएंगे और इचिंग प्रोमिनेंट होगी। इसी तरह कंटेक्ट डर्माटाइटिस है, उसमें भी कंटेक्ट डर्माटाइटिस में इचिंग प्रोमिनेंट होगी, पेशेंट को खारिश हो रही है, पेन भी है, रेडनेस भी है। और इसके साथ अगर कोई पेशेंट को नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस डेवलप हो रहा है, तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो रही होगी स्किन की, तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में भी ट्रीटमेंट यही होगा, लेकिन उसमें फिर हम डिब्राइड कर देंगे, जो नेक्रोटिक पैचेस होंगे उनको स्लफ ऑफ कर देंगे। तो और बाकी ट्रीटमेंट आपने इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक रखनी है, इनके ब्लड कल्चर भेजने हैं, सीबीसी भेजना है, आरबीएस भेजनी है। और इन पेशेंट का आपने अगर पेशेंट डायबिटिक है या हाई ग्रेड फीवर के साथ आया, एडमिट कर लें। एडमिट करने के बाद इंजेक्टेबल में आपने सेफ्ट्रेक्सोन या मॉक्सी स्टार्ट करा दी, या टेंजोमॉक्सी स्टार्ट करा दी, या सेफ्ट्रेक्सोन इकासेल स्टार्ट करा दी, या सेफ्ट्रेक्सोन आपका टूसम और मॉक्सी स्टार्ट करा दी। तो इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आप उठा लें। और अगर पेशेंट फेब्राइल नहीं है, डायबिटिक नहीं है, ओरल पे ही मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और इकासेल ओरल पे स्टार्ट करेंगे विद पेन किलर देंगे, वोरन डाइक्लो दे दें। अब जाहिर है कि अगर आप वोरन दे रहे हैं तो वो गैस्ट्रिक अपसेट करवाता है, उसके साथ आप पीपीआई भी देंगे। इसी तरह अगर एक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा रहे हैं, उसमें भी आपने पीपीआई देना है। और कंप्रेशन सॉक्स और लेग एलिवेशन और 1 वीक की थेरापी। अगर एडमिट कर रहे हैं तो 3 दिन इंजेक्टेबल, उसके बाद ओरल पे डिस्चार्ज कर देंगे अगले 4 दिन के लिए। तो क्लियर है जी ये यहाँ तक कि हाउ विल वी मैनेज अ पेशेंट विद सेलुलाइटिस। अब जो सेप्टिक आर्थराइटिस है, ये भी बहुत आसान है। जो सेप्टिक आर्थराइटिस का पेशेंट होगा, ये भी हमारे पास प्रेजेंट करेगा विद हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ पेन एंड फीवर। एनी सडन ऑनसेट ऑफ पेन एंड फीवर विद जॉइंट इन्फ्लेमेशन, दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस until or unless proven otherwise। ये सेप्टिक आर्थराइटिस ही होता है जो सडन ऑनसेट, स्पेशली नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। अब इसके जो डिफरेंशियल है, उसमें आता है ओस्टियो आर्थराइटिस, वो भी सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। लेकिन ओस्टियो आर्थराइटिस का ये होता है कि ओस्टियो आर्थराइटिस में जस्ट पेन होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होती है, 1 डे 2 डे 3 डेज की नहीं होती हिस्ट्री। वो हफ्तों की बात करेगा, महीनों की बात करेगा, ओल्ड एज पेशेंट होगा, कोई रेडनेस नहीं होगी। दूसरा आता है गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउटी आर्थराइटिस में आपको बेसिक ओपीडी सेशन में पढ़ा चुका हूं। उसमें मोस्ट कॉमन ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, या तो ये स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ द हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और टिपिकल यही होगा, रेडनेस ऑफ द ज्वाइंट होगा, पेन होगा, टेम्परेचर ज्वाइंट का एलिवेटेड होगा, स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ द हैंड, या फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट होगा, जिसको हम बोल रहे होते हैं कि ये पोटेगरा है। तो उसमें पेशेंट का वो ज्वाइंट के ऊपर टेम्परेचर एलिवेटेड होता है। जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, ओवरऑल पेशेंट को फीवर है, तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है विद ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन हो रही है, ज्वाइंट का पेन हो रहा है, ज्वाइंट की मोबिलिटी डिक्रीज हो गई है।
अब इसके अंदर ना एक और हम डिफरेंशियल सोच सकते हैं रोमैटिक फीवर का। तो जो रोमैटिक फीवर होता है उसमें फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रॉट होती है और माइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है, कि एक एक जॉइंट एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे है, एसिमेट्रिकल। और दूसरा माइग्रेटरी, की पहले एल्बो जॉइंट था तो अब शोल्डर जॉइंट है, पहले नी जॉइंट था तो अब हिप जॉइंट है, तो माइग्रेट करेगा पेन। तो सेप्टिक आर्थराइटिस और जो रोमेटिक रोमाटाइड आपका रोमेटिक आर्थराइटिस है, रोमेटिक फीवर, उसमें ये डिफरेंशिएशन होती है। रोमाटाइड आर्थराइटिस में तो यंग फीमेल होगी, 6 वीक से ज्यादा की हिस्ट्री होगी, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स इन्वॉल्व होंगे, और अकड़ाव होता है सुबह जब उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस उसको बोलते हैं। और हम जॉइंट्स गिनते हैं, अगर वो 6 से ज्यादा है तो रोमाटाइड आर्थराइटिस है। तो बहरहाल ये सारे डिफरेंशियल हमने सोचने हैं कि अगर एक पेशेंट हमारे पास सिंगल जॉइंट हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है तो सेप्टिक आर्थराइटिस, अगर फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट है, उसी जॉइंट के ऊपर पेन है, ओवरऑल बॉडी में फीवर नहीं है, मोस्ट लाइकली गाउटी आर्थराइटिस। अगर एक जॉइंट में है फिर अगले में चला जाता है, एक एक साइड का एक जॉइंट है, दूसरी साइड पे दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व है, मतलब एक साइड पे नी जॉइंट है, अगली दूसरी साइड पे हिप जॉइंट इन्वॉल्व है, एसिमेट्रिकल हो गया। ये एक साइड पे एंकल जॉइंट है, दूसरी साइड पे एल्बो जॉइंट है, और ये फिर माइग्रेट कर रहा है, तो ये रोमेटिक फीवर हो सकता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, स्मॉल। तो बहरहाल सेप्टिक आर्थराइटिस में पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया, मोस्टली नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है, हाई ग्रेड फीवर विद जॉइंट इन्फ्लेमेशन के साथ पेशेंट आता है। तो हमने वही स्टार्ट करना है पल्स से। अब मैं आपको ना यहाँ पे ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस इसलिए नहीं बताया, मोस्टली उसमें आपका बैक के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन्वॉल्व होती है, तो वो क्रॉनिक पेन होता है, 15 दिन से ज्यादा की हिस्ट्री होती है, मोर देन 15 डेज की हिस्ट्री होती है। बहरहाल हमने इन पेशेंट की पल्स स्टार्ट की, तो पल्स विल बी टैकीकार्डिया। फिर हमने ब्लड प्रेशर देखा, क्योंकि सेप्टिक आर्थराइटिस वाले भी प्रोन टू सेप्टिक शॉक होते हैं, तो इसलिए प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। फिर हमने एक्सिलरी टेम्परेचर देखा तो हाई ग्रेड फीवर था। फिर हमने रेस्पिरेटरी रेट देखा, वो नॉर्मल होगा, अगर बढ़ा हुआ है तो वो फिर वही आप शॉक की तरफ जाएंगे। फिर हमने आईज नोज ओरल कैविटी देखी, तो ये अनरिमार्केबल होंगे। आईज में वही आप पेलर देखेंगे, आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करें, abdomen देखें, अनरिमार्केबल। फिर आप जॉइंट पे हैं, तो जॉइंट पे वही रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी, टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, और जॉइंट के ऊपर मूवमेंट्स डिक्रीज होंगी। अब हमने इन पेशेंट का करवा लेना है, सबसे पहले वही सीबीसी करवा लें, उसमें वही टीएलसी काउंट रेज्ड होगा, न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंस होगी। दूसरे नंबर पे हम इन पेशेंट का सीआरपी करवा लें, वो एलिवेटेड होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ब्लड कल्चर भेज दें, और आर्थ्रोसेंटिसिस कर दें। आर्थ्रोसेंटिसिस ये होता है कि आप एक 10 या 20 सीसी नीडल लेते हो, ज्वाइंट के अंदर डाल के ना उसका स्प्रेट ले लेते हो, उसका आप कल्चर सेंसिटिविटी करवा देते हो। तो इसमें भी जो कॉमनेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यही आपके पास होता है। नंबर 1, स्टेप फॉरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इसके अलावा नजेरिया गोनोरिया। तो ये होते हैं। अब जब तक कल्चर की रिपोर्ट आती है हम इनको इंपेरिकल थेरापी स्टार्ट करा देते हैं। तो इंपेरिकल थेरापी में आपने इनको वही दो तरह के एंटीबायोटिक, ग्राम पॉजिटिव का कवर, ग्राम नेगेटिव का कवर। तो उसमें आप इन पेशेंट को सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम आईवी बीडी दे दें या 2 ग्राम आईवी ओडी दे दें, एक ही बात है। 1 ग्राम आईवी बीडी के साथ आप इनको इकासेल स्टार्ट कराएं। वैसे ना गाइडलाइंस में वैनकोमाइसिन महंगा बहुत है, 3800 रुपये का एक इंजेक्शन आता है, तो आप इकासेल स्टार्ट करा दें, 600 mg आईवी बीडी। तो सेफ्ट्रेक्सोन विद नेजकेल या इकासेल, उसके साथ आप वही प्रवैस दे दें या टोराडॉल दे दें। प्रवैस देंगे तो 1 ग्राम आईवी टीडीएस, या टोराडॉल देंगे तो 30 mg आईवी बीडी। अच्छा, प्रवैस और टोराडॉल में कैसे चूज करते हैं? अगर तो पेशेंट को आपने इमीडिएटली प्रवैस लगाई ना, उसका फीवर ठीक हो गया और पेन ज्यादा है, तो फिर आप टोराडॉल दे दें, क्योंकि टोराडॉल, नो डाउट, टोराडॉल भी पेन किलर भी है, एंटीपायरेटिक भी है। लेकिन ये जो प्रवैस है ना, इसकी मोर प्रॉपर्टी होती है कि एंटीपायरेटिक बहुत अच्छा है, पेन किलर उतना अच्छा नहीं है, पैरासिटामोल। जबकि जो टोराडॉल है वो पेन किलर बहुत अच्छा है, और आपके पास इतना अच्छा एंटीपायरेटिक नहीं है, यानी बुखार जल्दी नहीं उतारेगा प्रोवैस, सॉरी टोराडॉल। तो अगर फीवर ज्यादा है, फीवर आ रहा है तो प्रोवैस की तरफ चले जाएं, अगर पेन ज्यादा आ रहा है तो टोराडॉल की तरफ चले जाएं। तो बहरहाल ये दो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कराई, हमने पेशेंट को एडमिट किया, हमने पेशेंट को वही, अगर आप दो एंटीबायोटिक हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, एनसेड दे रहे हैं, तो आप पीपीआई देंगे इंजेक्टेबल में। अगर पेशेंट को वोमिटिंग लगी हुई है, इसके साथ फीवर में ना वोमिटिंग होती है, तो आप पेशेंट को वो रिप्लेस करेंगे नॉर्मल साइन या रिंगर लैक्टेट से। और उसके साथ आप इन पेशेंट को काउंसल करेंगे रिगार्डिंग इंसिजन ड्रेनेज।
ये जो फोकस पड़ा हुआ है बैक्टीरिया का, उसको हमने ज्वाइंट की कैविटी ओपन करनी होती है। तो जस्ट नीडल एस्पिरेशन काफी नहीं होती, तो हमने पेशेंट को बताना कि इसके अंदर पीप पड़ गई है, तो इसको खोलना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो ये टोटल ट्रीटमेंट ना एटलीस्ट 2 वीक्स चलता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ओस्टियोमाइलाइटिस ना हो जाए, यानी ज्वाइंट को इन्फेक्शन हो, वो फिर बोन को लग गया, डिफिकल्ट होता है टू ट्रीट। अप टू 6 मंथ्स भी ओस्टियोमाइलाइटिस में जा सकते हैं, और इवन सम टाइम फिर लिम्ब एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो हमने सेप्टिक आर्थराइटिस को टाइमली डायग्नोज और ट्रीट करना है बाय इंजेक्टेबल सेफ्ट्रेक्सोन विद नेस्किल along with Provas, along with Omeprazole। पहले डायग्नोस्टिक आर्थरोसेंटिसिस करेंगे। डायग्नोस्टिक आर्थरोसेंटिसिस क्या है कि नीडल लें, उस ज्वाइंट के अंदर जाएं, स्प्रेट लें, उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवा लें। ये डायग्नोस्टिक आर्थरोसेंटिसिस होगी। उसके बाद थेराप्यूटिक आपने ज्वाइंट को इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देनी है। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। तो कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें। जी डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर मीसम। तो मैं आपको ना अब गाउटी और उन पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने ना यहाँ पे मोस्टली वही स्टूडेंट्स इनरोल किए हैं जो ऑलरेडी बेसिक ओपीडी सेशन ले चुके हैं। उसमें मैंने आपको गाउटी आर्थराइटिस बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। क्लियर है जी। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, कार्बंकल है, फ्रंकल है, अब्सेस है। अब्सेस बन जाए उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, कोई कार्बंकल क्या होता है, फ्रंकल क्या होता है। जी डॉक्टर अली। ये डॉक्टर साहब, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस, इनमें कैसे फर्क करेंगे? बेसिकली तो रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं ना, ये गोनोकोकल है। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट पढ़ाया है ना इसका, सेप्टिक का, ये उसी के साथ ही कवर हो जाता है। यानी सेफ्ट्रेक्सोन गोनोकोकल को भी कवर करती है। और इसमें ना एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आप साथ कराते हो ना कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर नेगेटिव आ रहा होता है रिएक्टिव के अंदर। बाकी जो लीस्ट लाइकली आर्थराइटिस जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस है, वो इतना कॉमन नहीं है। उसमें फिर सोरियासिस की ऑलरेडी हिस्ट्री होती है। ओके जी। इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।